हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है आज का, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। राइट, तो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग यानी कि आर्ट, मैंने इसका नाम दिया आर्ट। आर्ट मींस व्हाट? आर्ट मतलब होता है कला। अब कला, अगर आप सोचे कि आज आपका बहुत मन कर रहा है पेंटिंग करने का, और आज आपने ब्रश और कलर जोश में उठाया और आपने कुछ लकीरें वकीरें खींची, कलर वलर भरा और सोचा कि अब इसके बाद आपका नाम जो है इतिहास में दर्ज हो जाएगा और लियोनार्डो दा विंची और पिकासो के साथ साथ आपका भी नाम लिया जाएगा, तो यह पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उन दोनों जो जिनके नाम मैंने लिए, जो महान चित्रकार थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा लगा दिया था इसकी प्रैक्टिस में, इसके एनहांसमेंट में। इसका मतलब है कि जब किसी चीज के साथ हम आर्ट वर्ड यूज करते हैं तो वहां पर हमारी जो है वो 3 गुण इन्वॉल्व होते हैं। याद रखिएगा, इसको लिखते जाइएगा। जब हम किसी चीज को, आप चाहते हैं कि आर्ट का मतलब, व्हाट डू यू मीन आर्ट? आर्ट मतलब होता है एक्सीलेंस। आर्ट मतलब होता है कला सबके बस की नहीं होती, वो जो एक्सीलेंस यानी कि वो जो सबसे बेहतरीन है। यानी जब आप आंसर लिखें तो टीना डाबी जैसा आंसर होना चाहिए, जब आप आंसर लिखें तो टॉपर जैसा आंसर होना चाहिए। तो वो आंसर ऐसा नहीं है कि वो टीना डाबी थी इसलिए उनका आंसर ऐसा था, ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया इसलिए वो टीना डाबी बनी। याद रखिएगा, वो टीना डाबी थी इसलिए उनका आंसर अच्छा नहीं था, उन्होंने प्रैक्टिस और मेहनत की थी इसलिए वो टीना डाबी बनी। आप टीना डाबी को जानते हैं, अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होता तो ऐसे जो है टीना डाबी या किसी और नाम के बच्चे से आपको क्या लेना देना। तो इंसान अपनी मेहनत, अपनी एक्सीलेंस, अपनी परसिस्टेंस और अपनी स्किल एक्वायरिंग की क्षमताओं से वो हमेशा आगे जाता और बेहतरीन काम करता है। तो याद रहेगा आपको हमें क्या करना है। यस, तो चलिए, यानी आर्ट जब शब्द मैं इस्तेमाल करता हूं जो है आंसर राइटिंग के साथ, इसीलिए जो स्टूडेंट सोचते हैं कि यार अभी क्या जरूरत है, पढ़ते रहे, अभी हमें आंसर क्यों लिखना है, आज मैं सारे मिथ आपके तोड़ दूंगा कि आपकी पढ़ाई में क्या क्या गलतियां होती हैं और क्यों आप ब्रिलियंट होने के बावजूद, क्यों आपके पास सपनों में जान होने के बावजूद आप सक्सेस नहीं होते हैं। खासतौर पर वो स्टूडेंट जो कई बार एग्जाम लिख चुकने की कोशिश करते हैं या उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, वो मेरी बात को बड़े ध्यान और बड़े गौर से सुने। तो यहां पर हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती। मैंने अभी आपको बताया ना कि उसने आंसर इसलिए नहीं अच्छा लिखा क्योंकि वो टीना डाबी थी, उसने इन 3 गुणों को हासिल किया इसलिए वो टीना डाबी बनी। तो आप भी याद रखिएगा, आपका नाम आज कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन कल आपकी सक्सेस आपके नाम को चमका देगी। इस बात को याद रखिएगा। वही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इस वर्ड पर, आर्ट वर्ड पर मैं इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं क्योंकि इसको सीखने के लिए लगातार मेहनत होनी चाहिए। आज जो मेथड्स जो मैं बताना शुरू करूंगा वो कभी भी अब रुकना नहीं चाहिए आपकी सफलता तक। याद रखिएगा, अगर आपने इसको तोड़ा तो मामला आपके हाथ में, आपने अपना सपना छोड़ा। चलिए हम बात करते हैं 3 चीजों की हमें बहुत आवश्यकता होती है। एक तो स्किल। स्किल का मतलब होता है क्षमता। क्षमता जिसको हम लोग कहते हैं इस काम को करने का सर्वोत्तम तरीका, द बेस्ट वे टू डू दिस वर्क। राइट, एक होता है डू द वर्क यानी काम करना, एक होता है उस काम को बेहतरीन करना। शिव खेड़ा यहां पर कहते हैं कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग। आपने उनकी जीत आपकी पढ़ी होगी, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। स्किल इज ऑल अबाउट दैट, यानी कि विजेता कोई काम अलग नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो टॉपर होते हैं वो कोई अलग आंसर नहीं लिखते, वो हर क्वेश्चन के आंसर को अलग तरीके से लिखते हैं। यहां मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूं, यानी वही 14,000 लोगों के लिए सेम क्वेश्चन था, वही 4 पेपर थे या बाकी ऑप्शनल का पेपर था, लेकिन उनका उसी पर आंसर लिखने का तरीका बाकी लोगों से डिफरेंट था, इसीलिए वो टॉपर बने या वो जो उन्होंने यूपीएससी को क्वालिफाई किया। लेट्स स्टार्ट इट, आगे हम लोग चलते हैं। और दूसरी होती है कंसिस्टेंसी यानी प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस के बाद यानी कि अगर आप आंसर राइटिंग पे अभ्यास नहीं करोगे तो कभी भी सोचने से गाल पे हाथ रखने या टॉपर की कॉपियां आजकल देखते हैं लोग, और टॉपर की कॉपियों का जो है वो प्रिंट आउट निकालते रहते हैं, उसके वीडियो देखने से आप कभी भी अच्छी आंसर राइटिंग नहीं करोगे। टीना डॉबी की कॉपी पढ़ लेने से आप टीना डॉबी जैसा आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस यू डू प्रैक्टिस बाय योर ओन सेल्फ। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते, आई डू आई लर्न। एंड द थर्ड वन इज कंसिस्टेंसी। यस, प्रैक्टिस मैंने आज कर ली, आज उजांग सर ने क्लास ली, आज मैंने प्रैक्टिस कर ली, अब उसके बाद 2 भाड़ में गया, इसके बाद अरे मन नहीं लग रहा है, अभी क्या जरूरत, आज सारे मिथ में तोड़ दूंगा, क्लास में सारे तुम्हारे मिथ तोड़ दूंगा, तुमसे कहां कहां मिस्टेक होने जा रही है, ठीक है, और क्या गलतियां आप करोगे। तो तीसरा होता है कंसिस्टेंसी यानी लगातार, मुझे करना है तो ये मुझे करना। और याद रखिएगा, अगर आप कभी भी कुछ भी मोटिवेशन पढ़ते हैं या मोटिवेशन देखते हैं तो जितने भी लोग संसार में अचीवर्स हुए हैं वो कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं करते। जी हां, वो शेड्यूल फॉलो करते हैं। टाइम टेबल और शेड्यूल में बहुत बड़ा अंतर होता है। टाइम टेबल और शेड्यूल का अंतर
अंतर मैं किसी दिन एक और वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन यहां पर संक्षेप में समझ लीजिए कि वो अपने जीवन को आयाम देने वाले महत्वपूर्ण काम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क विच गिव्स द डिफिनीशन ऑफ देयर लाइफ, अगर वो उनके जीवन को कोई महत्वपूर्ण आयाम दे रहा है, जैसे आंसर राइटिंग आपके यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो उस काम को सर्वोपरि जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, उसको करते हैं। और कई बार वो गैर जरूरी कामों को ना भी कर देते हैं, लोग उनकी आलोचना भी करते हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं, लो भाड़ में जाओ तुम, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण काम है, मुझे इसको सबसे पहले देना है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि ये मेरे शेड्यूल का वो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे मुझे रोज करना ही करना है, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। आप ये बहुत आश्चर्य करेंगे, संसार में जो भी लोग सफल हुए हैं या जो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, उनको भी आपकी तरह किसी काम को करने की अनिच्छा होती है, उनका भी मन करता है देर तक सोएं या इस काम को ना करें, या जो भी बाकी लोग कर रहे हैं हम भी करें, लेकिन वो अपनी इच्छाओं को दबाकर अपने मकसद को ऊपर रखते हैं, अपनी इच्छाओं को दबाकर अपने मकसद को ऊपर रखते हैं, अपने मकसद को ऊपर रखना सीख जाते हैं, अपने टारगेट्स, अपने जो आपके एम होते हैं उसको ऊपर रखते हैं, और उसको चाहे जैसे भी हो उसको करते हैं, और करने की इतनी आदत डाल लेते हैं कि वो चीज उनको हासिल हो जाती है। तो आज से अगर आप मेरे साथ इस सफर के भागीदार बनना चाहते हैं, आपका एंथुजियाज्म होगा, मैं हो सकता है 2 दिन बाद ये क्लास बंद कर दूं, जब मैं देखूंगा सामने मुझे कोई भी एंथुजियाज्म नहीं दिख रहा है, तो मैंने तो आपसे कोई फीस तो ली नहीं है, मैं बंद कर दूंगा। अगर आपको एंथुजियाज्म मुझे दिखाई पड़ा कि आप सीख रहे हैं, तो मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूंगा। तो इसी तरह से हम लोग जो है वो आगे चलते रहेंगे। तो अगला होता है कंसिस्टेंसी। याद रख लेना, इफ यू वांट टू बी अ बेस्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं, एक अच्छा टीना डाबी जैसा आंसर लिखना चाहते हैं, या जो है वो साफिन सर जैसा आंसर लिखना चाहते हैं, तो आपको ये 3 चीजें याद रखनी पड़ेगी: स्किल, प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। लगातार उस काम को करना पड़ेगा, ये शेड्यूल का हिस्सा हो जाना चाहिए, आदत का हिस्सा हो जाना चाहिए। इसके बिना आपके लिए आगे की पूरी क्लास मिथ बेकार है, आपको यहां टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्लास को छोड़कर जाके बढ़िया जो है वो गले तक भर के खा के और सो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर है तो आपको ये 3 चीजों पे कि मुझे इस क्लास में मुझे ये 3 चीजों की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आने वाली है। अब आते हैं हम लोग और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करते हैं, और वो मिथ्स एंड फैक्ट्स। हमारे मिथ्स और फैक्ट्स क्या हैं जो आपको अच्छा आंसर लिखने से लगातार रोकते हैं? उसमें पहला मिथ है, मिथ नंबर 1 लिखोगे और चाहो तो लिख लो, समझते जाओ। पहला मिथ आता है कि सर आई एम अ बिगिनर, मैं तो सर अभी बिगिनर हूं, अभी मैंने जो है वो कॉन्सेप्टर बैच में एडमिशन लिया है, अभी तो मैं आपके साथ जुड़ने की सोच रहा हूं सर, अभी मुझे 2023 में एग्जाम देना है, 2024 में, 2025 में मुझे एग्जाम देना, तो मुझे अभी से आंसर राइटिंग की क्या जरूरत है? डू आई नीड आंसर राइटिंग? सर मुझे जरूरत भी आंसर राइटिंग की? पहला तो आपका पास क्वेश्चन, मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत आया, इसीलिए तो आज मैंने सारे आपके क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं मैंने, और उन कलेक्ट करके पूरा जो है मैंने आज की क्लास को डिजाइन किया है, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में डिजाइन किया, और आपको आज के सारे आपके जवाब मिल जाएंगे। राइट, तो चलिए मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में जवाब देता हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सर अभी तो मैं बिगिनर हूं, अभी तो मेरा बहुत टाइम है, लोग कहते हैं कि जब आप मेंस देने जाओ तब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। सर क्या ये सही है, और मुझे अभी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में अपना टाइम क्यों देना चाहिए जबकि मैं अभी बिल्कुल नया हूं? ये दिमाग में आपके बात आती होगी। चलिए मैं आपको लॉजिकल बेस आपको ये बात बताता हूं कि पहला मिथ क्या है। सपोज दैट यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है, आपको पता है कि आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। मुख्य परीक्षा का जो पूरा बेस होता है, इवन दो पूरी यूपीएससी का जो बेस होता है वो मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा के मार्क्स ही केवल आपके हाथ में होते हैं, प्री के मार्क्स जोड़े नहीं जाते। इंटरव्यू आपको पता नहीं कि वो लक बाई चांस भी हो सकता है, लेकिन कोई भी चीज अगर आपकी रैंक को तय करती है तो वो मुख्य परीक्षा, क्योंकि 1750 मार्क्स, ठीक है, 1750 मार्क्स का ये पूरा एग्जाम होता है। और यूपीएससी में आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे ये केवल और केवल मेंस के मार्क्स तय करते हैं। रैंक ऊपर नीचे इंटरव्यू की वजह से हो सकती है, राइट, और जिसकी मेंस की तैयारी अच्छी है वो मोस्टली मैंने देखा है कि वो इंटरव्यू में प्रिपरेशन अच्छी कर लेता है, राइट। तो यहां पर जो है वो मुख्य परीक्षा के मार्क्स हैं। अब सवाल यह है, ठीक है, कि अब इस स्किल के लिए हमें जरूरत क्या होती है? हमें लगता है कि जो आंसर राइटिंग है दैट इज ओनली फॉर अवर मेंस एग्जामिनेशन, यानी कि जो उत्तर लेखन कला होती है वो केवल मुख्य परीक्षा के लिए। ध्यान से समझना जो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। बट आप सबसे बड़ी गलती क्या करने जा रहे हो, वो ये करते हो कि दिस स्किल इज नॉट ओनली फॉर द मार्क्स, ठीक है, ये केवल मार्क्स पाने का जो है वो स्किल नहीं है कि आंसर राइटिंग।
बट ऑल्सो फॉर रिवाइजिंग एंड लर्निंग, यानी कि आपको कोई चीज लर्निंग करनी, जैसे आज मैंने जो है वो आपको ज्योग्राफी में कुछ पढ़ाया, प्लैनेट्स के बारे में मैंने पढ़ाया। अब प्लैनेट्स में आप क्या करते हो, आप उसको याद करते हो, आप उसको जो है सोचते हो बाद में अभी देखेंगे, अभी तो पढ़ लिया समझ में आ गया है, जो क्लास में सर ने नोट्स बनवा ही दिए हैं, तो जरूरत क्या है। होता क्या है, जो टॉपर्स होते हैं वो अपनी आंसर राइटिंग स्किल को रिवीजन के लिए और लर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी हां, जो आपकी आंसर राइटिंग स्किल होती है ये आपके रिवीजन के लिए और आपकी लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले आज क्वेश्चन लिख लिया कि सूर्य जो शुक्र ग्रह है उसको भोर और सांध्य का तारा क्यों कहते हैं, व्हाट आर द लॉजिक बिहाइंड द, दैट इज वीनस को हम लोग मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं। अब मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया, मेरे टीचर ने आज मुझे एक हेडिंग पढ़ाई थी या मैंने हेडिंग पढ़ाई, आपने क्या किया, इस पर एक उत्तर लिखना शुरू किया। सिंपल, आपने जो जो भी आपके पॉइंट्स दिमाग में आ रहे हैं आपने उसको वहां पर कॉपी में डाल दिया। तो आपको ये पता है कि जो प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट कहा जाता है ना, तो यानी कि जितना अभ्यास करोगे उतना सीखोगे। तो जैसे ही ये माना जाता है, ये मैं लबासना जब गया था वहां पर भी जितने भी लोग आईएएस बने, सेलेक्ट होकर आए, उन्होंने कहा कि हमने एक कॉमन चीज, मैंने लगभग 50 से ज्यादा ऑफिसर से मिला, मैंने कहा मेरे बच्चे के लिए एक कोई चीज आप बताएंगे कि जहां पर उसकी जो आपकी सक्सेस का बेस था। मैक्सिमम लोगों ने, मतलब उसमें 50 में से अगर मैं 45 कहूं तो 45 ने एक ही बात कही, उनसे बोलना राइटिंग राइटिंग एंड राइटिंग। ठीक है, यही बात रही, कॉमन बात रही। उन्होंने कहा राइटिंग राइटिंग, बोले कि कुछ भी रखे, जैसे ही कुछ पढ़े उसको लिख डालें, जैसे ही कुछ पढ़े उस पर क्वेश्चन बनाओ, लिखा तो लिखते रहें, दिन भर वो लिखते रहे, जैसे ही मौका मिले उसको याद वाद ना करें, याद करेंगे दिमाग से निकल जाएगा, याद करने के बाद उसको तुरंत के तुरंत क्या करें, उसको लिख डालें, क्वेश्चन बनाए उसके ऊपर कि क्या क्यों कैसे है और उसके ऊपर तुरंत के तुरंत लिखें। उन्होंने सब में एक ही बात कही, जो आज अलग अलग कैडर में आईएएस पहुंच गए बन के, उन्होंने सिंपल ये कहा उनसे को राइटिंग राइटिंग एंड राइटिंग एंड नथिंग एल्स। पढ़ा लिख डाला, पढ़ा बोलो गंदी गंदी रफ कॉपियां सस्ती सस्ती वाली रखा, उस पर बस गोश्ते रहा करें, हाँ उस पर क्वेश्चन बना लिया, उस पर लिख डाला। औरंगजेब कौन था, बस उठाया लिख डाला, क्या किया लिख डाला, पॉलिसीज क्या थी लिख डाला, 5 लाइन 6 लाइन लिख बोले, लेकिन लिखते रहे। ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो जो आप सोचते हैं कि आंसर राइटिंग इज ओनली फॉर द मेंस, तो हम जब जाएंगे तब लिखेंगे। सबसे बड़ा मिथ ये रहा, आपका डे 1 से आंसर राइटिंग का काम शुरू हो जाना चाहिए। जिस दिन आप क्लास में आए, आज आपके टीचर ने आज आपको 4 क्लास लेक्चर दिया, 4 पॉइंट पढ़ाया, चारों पे खुद से क्वेश्चन बना लो। व्हाट इज दिस, यह क्या है, यह क्या है, यह कैसे होता है, व्हाट इज द प्रोसेस, और उस पर आंसर लिख डालो खुद से। और उठाया, मैच कर लिया कि मेरे सर ने ये 4 या 5 पॉइंट मुझे बताए, मेरे 2 पॉइंट छूट गए, मुझे इसको तुरंत के तुरंत याद करना है। तो रिवीजन करने का तकनीकी हो गई। साथ ही साथ जो नोट्स मेकिंग, इसी पर ही आपके शॉर्ट नोट्स भी बन सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाने के लिए अलग से टाइम देते हैं तो वो भी टाइम आपका पूरा का पूरा बच जाएगा, वही आपके नोट्स में भी आपके आ जाएंगे। तो क्लास लेक्चर्स, साथ ही साथ रिवीजन, और साथ साथ जो है वो नोट्स मेकिंग। तो जो राइटिंग प्रैक्टिस होती है वो यहां पर बहुत ज्यादा काम आती है। क्लियर है, आपको समझ में आया। नेक्स्ट वन, मिथ नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा। दूसरा क्वेश्चन मेरे सामने आया कि आई विल अपीयर इन एग्जामिनेशन आफ्टर 2-3 ईयर्स, आज से 2-3 साल बाद मैं सर एग्जाम में अपीयर होने जा रहा हूं, वाई आई नीड आंसर राइटिंग राइट नाउ, मुझे आज आंसर राइटिंग करने की क्या जरूरत है। ठीक है, ये भी आपके दिमाग में होगा, सर अभी अभी तो मैं बिगिनर आया हूं, अभी मुझे आंसर राइटिंग, मुझे आता ही नहीं है आंसर राइटिंग करना, तो मुझे अभी इसकी जरूरत क्या है। अब मैं आपको इसका लॉजिक देता हूं कि आपको जरूरत क्या है। स्टार्टेड। अब मैं आपको एनएलपी का सबसे डीपर कॉन्सेप्ट बताता हूं और आप इसको प्रूव करेंगे। कल की क्लास मेरी सब लोगों ने की थी, कल जब मैंने आप लोगों को मेमोरी इनहेंस करने का तरीका बताया था, मोस्टली लोगों ने की होगी। कई लोग हैं जिनको ज्यादा कुछ सीखने से ज्यादा परवाह नहीं है, तो उन्होंने नहीं की होगी। खैर, मौका मिले तो कर लेना। उसमें मैंने कल आप लोगों को ब्रश, आप लोग तो बचपन से करते चले आ रहे हैं, जैसे राइट हैंड से ब्रश, तो मैंने कल उल्टे हाथ से कराया था। तो मुझे सब लोग जवाब देना कि अगर कल की क्लास की, अब मैंने उल्टे हाथ से आपसे कहा था बाल झाड़ना, अगर दाहिने हाथ से झाड़ते तो बाएं हाथ से झाड़ के देखना, आपको बल अनयूजुअल एक्टिविटी, मतलब आप ऐसा लगेगा कि पहली बार ये काम कर रहे हैं। क्लियर है। तो अगर आप लोगों ने किया होगा, मैंने आपको उल्टा पेपर पढ़ना, उल्टी किताब पढ़ना आपको बताया था कि ब्रेन को चैलेंज हो, लेकिन अब मैं उसी चीज को यहां पर जो है दोबारा इस्तेमाल करूंगा। अगर नहीं देखा तो वो वीडियो देख लेना, तुम्हारे बहुत काम आ जाएगा। जो ये सपने देखते हो, गाल पे हाथ रख के डे ड्रीमिंग की, दिमाग भटकने की जो आदत होती है, वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, आराम से अपने दिमाग को वापस अपने किताब पर लेकर आ पाओगे, नोट्स पे लेकर आ पाओगे। एक चीज आपने महसूस की कि जब हम दाहिने हाथ से ब्रश कर, मान लो आप राइट हैंडर हो, अगर आप दाहिने हाथ से ब्रश कर रहे थे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने आपका हाथ चेंज किया, जैसे ही मैंने एक्टिविटी को, आपने देखा कि आपका ब्रेन जो है वह पैटर्न ही नहीं पहचान पा रहा है।
कि अगर मैं आपसे कहूं ब्रश करना इतना कठिन, आपने देखा होगा, ट्राई भी किया होगा, जो पहली बार जिसने ट्राई किया होगा उसका हाथ इधर उधर जा रहा होगा या उसको सोचना पड़ रहा होगा। देखिए आप सोच रहे थे कि अब हाथ को कैसे लेकर जाएं, यस या नो मुझे बताइएगा। हाँ ऐसा हुआ था? हुआ था? मुझे बताते रहिए। उसका रीजन आपको बताता हूं, आपको साइंस के मैं डीपर पार्ट में लेकर जाता हूं कि क्यों आपसे होने वाली एक छोटी सी गलती आपको बर्बाद कर सकती है। अब यहां देखिए, तो आपने अगर कोशिश की होगी तो इसका मतलब है हमारे दिमाग में पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। हम जब राइट हैंड, कुछ नहीं, हम तो गाना भी सुन रहे थे। अब जैसे एक बच्ची ने लिखा कि सर हम 10 मिनट लग गए और उस शीशे के सामने खड़े होकर कोशिश करते रहे और बहुत ध्यान लगाना पड़ रहा था ब्रश करने के लिए। अभी एक मैसेज आया कि सर बहुत ध्यान लगाना पड़ रहा था, आपने भी कोशिश की होगी, नहीं तो हाथ इधर उधर चला जा रहा था। इसका मतलब हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं। अब यही चीज मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लॉजिक देने जा रहा हूं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। चलिए अब आपको मैं आंसर राइटिंग क्यों करनी चाहिए इसकी सबसे गूढ़ विद्या बताने जा रहा हूं, जो कि हमें एनएलपी में सिखाया जाता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में सिखाया जाता है, जो मैं अब आपको देने जा रहा हूं, जो कि बड़े महंगे सेमिनार होते हैं इसके, ठीक है। तो चलिए आज आप उस जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझिए जिसके बारे में हमारी कोई भी नॉलेज नहीं होती, ताकि आज से आपके मिथ खत्म हो जाए। हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोटर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, हमारे दिमाग में मोटर एक्टिविटी होती है। मोटर एक्टिविटी आपने देखा होगा, जब छोटा बच्चा, आज मैं आपसे कहूं कि ऐसे टहल लोगे तो आपको कहे सर ये कौन सी बात आप कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसे दौड़ लोगे अपने आप से, तुमको अरे सर क्या बात कर रहे हैं, जितनी तेज कहे उतनी तेज दौड़ लेंगे। मैंने कहा लंगड़ी से कूद लोगे, बोले हाँ अरे सर कौन सी बड़ी बात है, कूद लेंगे लंगड़ी से। ये क्या सर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो, जब पहली बार आप सीधे खड़े होने की, जब आप बच्चे थे तो आप सीधे खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, आपको नहीं पता था, आप मान लो जो है बकैया बकैया चल रहे हैं, घुटने के बल चल रहे हैं, और आपको ये बिल्कुल नहीं पता था कि सीधे कैसे चला जाता है, कैसे दौड़ा जाता है, आपको नहीं पता। तो याद रखिएगा उस समय आपकी अपनी हालत अपने माता पिता से पूछिएगा तो आपको उंगली पकड़ के एक एक कदम चलना सिखाते थे, धीरे धीरे आप स्टेप्स रखते थे, बैलेंस बना, गिर जाते थे, फिर उठते थे, फिर आपको जो है एक दो कदम चलाया जाता था। तो होता क्या है कि उससे पहले हमारे दिमाग में चलने का कोई पैटर्न नहीं था। जब हम बच्चे होते हैं हमारे पास कोई पैटर्न नहीं होता है। धीरे धीरे हम एक्टिविटीज करते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं, तो हमारे दिमाग में पैटर्न्स बनने शुरू हो जाते हैं। इसको मोटर एक्टिविटी कहते हैं। मोटर एक्टिविटी का मतलब होता है कि जब हम चलते हैं तो सबसे पहले उसका इंप्रिंट हमारे दिमाग में आता है। याद रखिएगा मोटर एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉरेन में इस पे बहुत काम होता है, बच्चों को सिखाया जाता है। खैर हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि जहां पर इस नई चीजों के बारे में हमारा टीचर ना बात करता है ना हमारा एजुकेशन सिस्टम बात करता है। तो मोटर एक्टिविटी वो पार्ट होती है कि पहले हम कुछ भी करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको चलना है, दौड़ना है, अभी आप चलते जा रहे हैं, अचानक से आपके सामने एक नाली आ गई, तो ऐसा थोड़े ना उसमें पैर रख के चले जाएंगे। आप क्या करेंगे, अगर आपके सामने नाली आ गई तो आप सबसे पहले उस नाली की गहराई चौड़ाई आपके दिमाग में इमेजिन होता है और फिर आप उसको जंप कर जाते हैं। यही तो होता है, आप डिसीजन लेते हैं और आप जंप कर जाते हैं छोटा सा, ठीक है। तो सिंपल सा होता है कि हमारे दिमाग में एक मोटर एक्टिविटी, हम जो भी काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं अपना हाथ हिला रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो मैं बायां हाथ या दायां हाथ कौन सा यूज करूंगा, मैं लिखूंगा, ये सब कुछ पहले कहां तय हो रहा है, मेरे दिमाग में तय हो रहा है। और यहां से दिमाग से जो है वो सिग्नल हम मेरे उस पर्टिकुलर मसल को ट्रांसफर हो रहे हैं, हाथ को, पैर को, मुझे मूवमेंट करनी, मुझे बैठना है, मुझे खड़ा होना है, मुझे घूमना है, हाथ को किधर लेकर जाना है, ये सारा का सारा जो सेगमेंट्स है वो मेरे दिमाग से मेरे जो है मसल्स को ट्रांसफर हो रहा है, राइट। जितना स्मूथली ये ट्रांसफर हो रहा है उतना ही जो है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। इस बात को बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं और आपको कई प्रॉब्लम का आगे सामना करना पड़ता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोटर एक्टिविटी, यानी मोटर मेरे दिमाग के अंदर एक क्रिया अभिक्रिया होती है। ध्यान से इस बात को समझना। तो हमारे दिमाग के हिस्से में एक मोटर एक्टिविटी, यानी जो भी हम हाथ पैर हिलाते हैं या मसल्स को मूवमेंट करते हैं, जो भी हमारी मूवमेंट होती है वो हमारे दिमाग के साथ कनेक्टेड होती है। और ये जो है वो हमारी जहां रीढ़ की हड्डी मैच होती है वहां पर वो सिग्नल ट्रांसफर होते हैं और फिर वहां से ट्रांसफर होते हुए जिस भी, मान लो मुझे लिखना है कुछ, ठीक है, तो मुझे लिखना है या मुझे भागना है, दौड़ना है, तो उस पर्टिकुलर मसल्स को, उस जो है वो ऑर्गन को ट्रांसफर हो जाता है, कमांड जो ट्रांसफर होती है। तो इसको हम लोग मोटर एक्टिविटी कहते हैं। हमें लगता होगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, ये कौन सा सर जो है नया विज्ञान बता रहे हैं और हमें क्यों इसके लिए जाना पड़ता है। आपने देखा कि हमारे दिमाग में पैटर्न को डेवलप होने में अच्छा खासा समय लगता है। ये इतना आसान नहीं होता कि आपने आज एक काम किया और पैटर्न आपका डेवलप हो जाएगा, कभी डेवलप नहीं होगा। जैसे आप बचपन में कई बार आप अपने माता पिता से पूछिएगा कि बहुत लंबे समय तक आप बार बार उठते थे, गिरते थे, चलने की प्रैक्टिस करते थे, या जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे आपको बार बार उसको सीखना पड़ रहा था, ठीक है। ऐसा नहीं होगा एक ही दिन अचानक से आप जो है वो गए और हैंडल पकड़ा और सीधे बोले अब मैं साइकिल पे बैठ जाता हूं।
तो आप बार बार प्रैक्टिस करते थे। ये बहुत सिंपल से हमारी लाइफ में ये हुआ होगा, आपने कुछ भी सीखा होगा। जब आप क्रिकेट खेलने पहली बार गए होंगे तो ऐसा नहीं होगा पहले दिन ही आपने जो है वो सचिन तेंदुलकर वाला शॉट ले लिया होगा। पहले दिन आप बल्ला बॉल को जो है वो धीरे 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 प्रैक्टिस करते 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 घंटों खेलते खेलते देन एक दिन आप अच्छे जो है खिलाड़ी बन जाते हैं, आपने जो है वो कॉलेज टीम या स्कूल टीम का पार्ट बन जाते हैं। तो इसका मतलब है कि पैटर्न जब आ जाता है तो हमारे पास वो चीजें बड़ी आसान हो जाती है। मेरे बात को बहुत ध्यान से और गंभीरता से समझिएगा, ये ऐसी चीज है जो आपको कोई नहीं बताता, ठीक है, कोई नहीं आपको बताएगा। तो मोटर एक्टिविटी में क्या होता है, ये कमांड जाता है। मुझे बताइए, आपका दिमाग जब ये कमांड पकड़ लेता है तो हमारे पैटर्न्स रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, ठीक है। टॉपर्स कैसे ज्यादा क्वेश्चन कर ले जाते हैं और जो मेंस लिख रहे होते हैं वो कम क्वेश्चन क्यों कर पाते हैं। टॉपर्स उसी क्वेश्चन को कम टाइम में ज्यादा सोचकर कैसे लिख पाते हैं, बाकी बच्चा क्यों नहीं लिख पाता। इसका अंतर बेसिकली इस गूढ़ रहस्य में छिपा हुआ है जिसे हम लोग मोटर एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो रिकॉग्नाइज पैटर्न, अगर मैं आपसे बात करूं, क्या आप ऐसा तो नहीं होता कि जब आप तेजी से लिखते हो तो आपकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है? कभी आपको महसूस हुआ किसी एग्जाम में? या अगर आप तेजी से नहीं लिख पा रहे, आप सोच रहे हैं कि मैं तेजी से लिखूं, आपका दिमाग सोच रहा है लेकिन आपका हाथ नहीं चल रहा है, डैम यार, ऐसे ऐसे आप जो है वो करते हैं। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? कभी आपने देखा कि जब आप तेजी से लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका दिमाग एक्यूरेटली नहीं सोच पा रहा, गलत सोच लिया, किसी गलत धारणा को आ गई, आप प्रेशर में जैसे ही आपको आंसर लिखना पड़ा आपने कुछ गलत सलत जो है वो इंफॉर्मेशन ले ली, बाद में आप उसमें ऐसे जोर जोर से काटते हैं, ऐसे गोज देते हैं, फिर आगे लिखते हैं। क्या ऐसा हुआ आपके साथ? या ऐसा तो नहीं हुआ कि आप कुछ सोच रहे हैं लेकिन उस हिसाब से आप अपनी कॉपी में नहीं लिख पा रहे? ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? मुझे बताएं, ऐसा होता है? मैं बहुत तेजी से नहीं लिख पा रहा हूं, मैं तेजी से लिखने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं गलत लिख दे रहा हूं। मैं जितनी तेजी से सोच नहीं पा रहा हूं मैं उस तरह लिख भी नहीं पा रहा हूं। मैं सोच तो ले रहा हूं लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूं। क्या ऐसा हुआ है आपके साथ किसी एग्जाम में? अगर हुआ है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है, ठीक है। और आज जो है वो कल भी रहेगा जब तक कि आप अपने मोटर एक्टिविटी को, पैटर्न को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को लेकर आना पड़ेगा, एक पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा अपने दिमाग में। याद है ऐसा हुआ है? तो अब देखो, राइट, यहां से ध्यान से देखो, ये दिमाग के हिस्से में हमें जो मोटर एक्टिविटी होती है वो स्टैब्लिश करनी पड़े। आप बिगिनर हैं, आप 5 साल बाद एग्जाम देना, डजंट मैटर फॉर मी। जो गलतियां आज करें, क्योंकि गलती भी एक पैटर्न होती, जी हां, अगर मैं धीरे लिखता हूं तो यह मेरा एक पैटर्न है, अगर मैं बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग करने के चक्कर में लिखता हूं तो यह भी पैटर्न है। आप जानते हैं मैं कई ऐसे स्टूडेंट से बात कर चुका हूं जो मेंस के परीक्षा लिखने गए थे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और ऐसा होता है कि वो सारे क्वेश्चन भी नहीं कर पाते, वो जनरली 14-15 क्वेश्चन के बाद उनका पेपर छूट जाता है। उसका कारण बताता हूं, क्योंकि उन्होंने कभी इस प्रैक्टिस पे ध्यान ही नहीं दिया। एक स्टूडेंट मेरा मजाक उड़ाया था इसने शुरुआती दौर में, तो मैंने उसको सिखाया था कि इस तरह से मत करना, वो माना नहीं। लास्ट में क्या हुआ, बाद में जब एग्जाम के बाद रोते हुए आया कि उसने क्या किया, उसकी एक आदत थी कि वो जो पहला क्वेश्चन जो चुनता था, ये हमारा बड़ा कॉमन होता है, हमारे स्कूलों में ये सब प्रैक्टिस तो कराई नहीं जाती है। तो क्या होता है, हम पहला क्वेश्चन वो उठाते हैं जिसमें हम बहुत अच्छे से आता है। उसने क्या किया, और यूपीएससी में एक दिक्कत ये कि हर क्वेश्चन के लिए एवरेज 7 मिनट आपके पास बाउंडेड है, यानी 7 मिनट एवरेज, 7 से 8 मिनट में आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, लिख देना है और आगे बढ़ जाना है। 7 to 8 मिनट, इससे ज्यादा लोगे तो आप सेल्फ पनिश करोगे, आप पेपर छोड़ दोगे। अब उसने क्या किया, शुरुआत के जो क्वेश्चन उसने चुने उसको बहुत अच्छे, अब उसने उसमें जो है वो बढ़िया सुंदर सुंदर आराम से, हमारी आदत होती है, हमारी आदत होती है, और लास्ट में क्या, थोड़ी देर बाद उसको टाइम कम पड़ गया। अब उसने जल्दी 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 जल्दी, लेकिन प्रैक्टिस तो थी नहीं कि दिमाग को उसी हिसाब से ट्यून कर ले, तो जैसे ही जल्दी जल्दी लिखने लगा उसकी राइटिंग खराब हुई, फैक्ट्स उसके छूटने शुरू हो गए, पॉइंट्स उसने नहीं दिए, और वो सिग्नेचर स्टाइल में लास्ट में से लगता ऑटोग्राफ देके हम भाग गए और उसके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन छूट गए। नतीजा ये हुआ कि इतना टफ कंपटीशन होता है वहां मेंस में कि उसका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। एक गोल्डन चांस, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं कि उसको आता नहीं था, उसको आता था, पढ़ने में अच्छा था, लेकिन जो आता था उसको वो डिलीवर ही नहीं कर पाया कॉपी में, और एक पूरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से निकल गई। अगले साल ऐसा हुआ कि कुछ पेपर ऐसा ट्विस्ट हो गया, प्री ही नहीं निकला, यानी वो उसका गोल्डन चांस था। हमें नहीं पता कि हमें जिंदगी दूसरा अवसर देगी या नहीं देगी, राइट। तो ये बात याद रखिएगा। सो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें मोटर एक्टिविटी को एस्टैब्लिश करना है। सो डे 1 से आपकी राइटिंग शुरू हो जानी चाहिए। इसमें क्या होता है, आपके दिमाग से आपके इस हाथ को एक जो है मैसेज जाना चाहिए, एक पैटर्न डेवलप होना चाहिए कि आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। तो जब आप लिखने जाते हो तो शुरू में आपने देखा जो लोग बहुत प्रैक्टिस नहीं करते उनकी हथेली में दर्द होता है, आपने नोटिस किया, फटने लगती है। अगर आप बहुत दिन से ना लिखो और लिखने जाओ तो आपकी हथेली में दर्द होता है, यहां दर्द होता है, कंधे के पीछे दर्द होता है, फिर आप धीरे धीरे लिखते हैं और जब तेजी से लिखना शुरू कर देते हैं तो आपकी राइटिंग खराब हो जाती है। आप लोगों ने मुझसे शिकायत किया होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि आपका ये मोटर एक्टिविटी एस्टैब्लिश नहीं है। तो आपको ऐसा भी नहीं एक दिन में आ जाएगी, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ये बहुत अच्छा खासा समय लेती है,
बहुत अच्छा खासा समय लेती है। सो आपको राइटिंग इसलिए करनी है कि आपको अपनी मोटर एक्टिविटी यानी पैटर्न को एस्टैब्लिश करना है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? आपको समझ में आया कि क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, चलिए आ जाते हैं हम लोग मिथ 3 पे। तीसरा मिथ, मिथ 3, सर आई एम बिगिनर, आई डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन, सो हाउ कैन आई स्टार्ट आंसर राइटिंग। ये बहुत मेरे पास क्वेश्चन आया, सर मैं तो अभी बिल्कुल बिगिनर हूं, मेरे पास तो कोई जानकारी, ना मैंने हिस्ट्री पढ़ी, ना मैंने पॉलिटी पढ़ी, ना मैंने साइंस पढ़ा, मैंने फलाना नहीं पढ़ा, तो सर मैं आंसर राइटिंग कैसे कर सकता हूं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास यही आया, आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा, क्योंकि पूरा सेमिनार है आपके क्वेश्चन बेस पे कि सर मैं तो बिल्कुल बिगिनर हूं, मेरे पास तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, मैंने तो अभी सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, तो मुझे जरूरत क्या है आंसर राइटिंग करने की। तो आप मुझसे एक्चुअली बहाने मार रहे हो। तो ई साहब को जानते हो ना, इनको कौन है ये, पीके हो का, दूसरे गोला से आए हो, हैं एकदम लुल्लो हो। तो वही वाली बात मैं आपसे भी करूंगा, राइट? वही बात बिल्कुल करूंगा कि आप 10th करके आए हो, 12th करके आए हो, अचानक से एकदम लुल्लो हो क्या कि कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है। कल एक बच्चे ने मेरी क्लास में कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता है। अरे हमें तो बिल्कुल इन्हीं के बारे में जानकर, भैया हाथ पकड़ लो किसी, लेकिन सही पकड़ना, गलत पकड़ो बहुत मार खाओगे, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप ये अपने आप से कहना छोड़ दीजिए कि यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, कि आपके पास कोई सूचना ही नहीं है। इट इज नॉट ट्रू। आपको पहला मैंने बताया कि आंसर राइटिंग इज नॉट ओनली फॉर द मेंस, आंसर राइटिंग इज फॉर रिवीजन एंड लर्निंग। पहले मैंने आपको सिखाया कि रिवीजन और लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने सिखाया कि अगर मोटर एक्टिव, विच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप चले जाओ जर्मनी में, सिंगापुर में इतना रिसर्च चल रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। खैर हमारे एजुकेशन सिस्टम 20-25 साल बाद इस रिसर्च को लेकर आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोटर एक्टिविटीज पे वहां बहुत फोकस किया जाता है, ठीक है? तो वहां पर मोटर एक्टिविटीज जो होते हैं, जो लोग मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं, आपने देखा ऐसे बच्चे जो होते हैं उनकी मोटर एक्टिविटी हैम्पर होती है। तो आप देखिए वो चलते कैसे हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग से कमांड आ रही होती है वो शरीर को प्रॉपर नहीं मिल पाती। तो आपने देखा उनकी आंखें, उनके चेहरे, उनका हाथ पैर कैसे होता है। तो मोटर एक्टिविटी को एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो, क्योंकि आप सोचोगे कि एग्जाम से पहले हम कर लेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, इट टेक्स टाइम। और दूसरा, अगर आप ये कहते हो कि सर हम बिल्कुल बिगिनर हैं, वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, तो हम कहेंगे लुल्लो का एकदम। तो वहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन है, बस आपको एक डर बैठा हुआ है कि यूपीएससी के लिए कोई अलग से इंफॉर्मेशन है। जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, क्या क्यों कैसे की, मुझे सबसे पहले उसमें राइटिंग में उसको लेकर आना है, और इसका जवाब मैं आपसे ये दूंगा कि जब हम एक साथ दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं, आंसर राइटिंग, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करता हूं सर यूपीएससी के लिए आंसर राइटिंग, तो आपको डर के मारे आपकी हालत खराब होती है। मैं आपसे ये कहूंगा, आंसर को काट दो, सिर्फ राइटिंग को याद रखो। आंसर को काट दो, सिर्फ राइटिंग को याद रखो, ओनली राइटिंग, डर खत्म हो जाएगा। यानी मुझे सिर्फ लिखना है। तो कॉन्सेप्टर के बच्चों को, मेरे जो जितने भी बच्चे हैं उनको सबको नियम याद है क्या करना होता है। मैंने आप सबको बता रखा है कि वहां पर आपको 2 पेज डायरी लिखनी होती है। उजान का इस एकेडमी हमेशा इनोवेशन इसीलिए होता रहता है। मैंने कहा 2 पेज आपको डायरी लिखनी है, जो भी आपने दिन में किया, जो भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स आए अपनी डायरी में लिखो, क्योंकि मेरे लिए आपका मोटर एक्टिविटी को एस्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो एस्टैब्लिश हो गया तो फिर आगे इंफॉर्मेशन डालता जाऊंगा, वो आउटपुट आपका आता जाएगा। तो आप याद रखिएगा, अगर आपके पास बहुत अधिक उस सब्जेक्ट को लेकर फैक्ट्स नहीं है तो भी आपकी राइटिंग होनी चाहिए। 2 पेज डायरी के लिखो, अपनी जीवन के बारे में लिखो, किसी आज क्लास में जो पढ़ाया गया उसके बारे में लिखो, बट वो 2 पेज आपको डेली लिखना है। ये आपकी राइटिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा, राइट? तो आपसे ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता, तो पीके तो हो नहीं, दूसरे गोला से आए हो, इंफॉर्मेशन सारी है तुम्हारे पास, बस तुम्हारे अंदर एक डर बैठा हुआ, उस डर को निकालना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। अगला आ जाते हैं मिथ 4, आई एम नॉट एनालिटिकल। दिट इज अ नॉट, आई एम नॉट एनालिटिकल। कई बच्चों ने मुझसे, एक बच्चा है बार बार मुझे मैसेज करता है कि सर एनालिटिकल थिंकिंग कैसे करें, सर आप जैसे सोचते वैसे कैसे सोचें, सर टॉपर्स कैसे सोचते हैं। सो आई एम नॉट एनालिटिकल, मैं जो है वो एनालिटिकल नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं कर पाता हूं, ठीक है? मैं अभी बिल्कुल बिगिनर हूं। यानी एक बच्चा मुझे बार बार व्हाट्सएप करता था, So do I write structural answer? तो how do I write structural answer? कि अगर मैं एनालिटिकल नहीं हूं, आई एम नॉट एनालिटिकल, तो कि मैं अगर सर विश्लेषण नहीं कर पाता हूं तो मैं एक अच्छी संरचना का उत्तर कैसे लिखूं, एक स्ट्रक्चरल आंसर। स्ट्रक्चरल आंसर तो इतना भारी भारी शब्द होता है कि जिसके लिए बच्चे परेशान हो जाते हैं।
ये चौथा सबसे बड़ा मिथ है जो मैं आपको अपनी जो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग है उसी में इस मिथ को तोड़कर ये आपको नया मेथड सिखाऊंगा आंसर राइटिंग करने का। मजा आ जाएगा आपको कि मैं भी इतना अच्छा आंसर लिख सकता हूं अपनी सीमित इंफॉर्मेशन के साथ। लेकिन सबसे पहले मुझे ये सबसे भयानक मिथ है, सबसे भयानक चैलेंज है, और स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ये तो खैर बहुत ही बड़ा सेगमेंट है। मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि इसी मेथड में सीख कर आए हो और यही मेथड तुम्हारे कम मार्क्स का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार कारक बन जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, जब हम स्ट्रक्चर राइटिंग की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा बोझ होता है, बहुत बड़ा बोझ होता है। क्योंकि क्या हमारी कोई प्रैक्टिस तो है नहीं। हमने देखा कि हमारे पास कोई हमारी मोटर एक्टिविटी स्टैब्लिश नहीं है। मैंने साइंस आपको बता दिया, हो सकता है किसी ने बताया हो या ना बताया आपको। हमारा कोई भी मोटर एक्टिविटी स्टैब्लिश है नहीं। हमें नहीं पता कि हमारा न्यूरल सिस्टम हमारे मस्कुलर सिस्टम के साथ कैसे जुड़ता है। हम क्या होता है कि इसी तरह पैराग्राफ लिखते हो ना, बताना इसी तरह लिखते हो ना, ये ऐसे भारी भारी पैराग्राफ कैसे, इंट्रोडक्शन, प्रसंग, फिर व्याख्या, बड़े भारी भारी लिखना होता है, यही बताया गया ना। और फिर उसके पश्चात उपसंहार, कॉन्क्लूजन, ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे लिखकर आए हो। प्रसंग लिखा है, मार्क्स मिलते थे। और हिंदी माध्यम में तो चूंकि हम लोग पढ़े तो इसलिए बहुत अच्छी तरह पता है मास्टर जो है वो कितना प्रसंग होना। प्रसंग कहां है आपका, व्याख्या में। अरे झांसी की रानी की खून से सली जो सनी तलवारें जब हवा में लहराने लगी तो अंग्रेजों के रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा लगा मानो तलवार से बिजली की। इस तरह के हम लोग व्याख्या लिखते थे। बी कॉपी भर दिया, सी कॉपी भर दिया, बोले अरे भाई को तेरे कोई पास होने से रोक नहीं सकता, अब दुनिया कोई ताकत रोक ही नहीं पाएगी। भाई तेरा जो है सी कॉपी भर के आया हुआ है और यूपीएससी यहां दूसरी कॉपी नहीं दे रहा है, कॉपी में ही क्वेश्चन छाप दे रहा है। बोले इतनी जगह में लिखना है, जो लिखना है लिख लो। और यहां हमारी आदत पड़ी है प्रसंग लिखने की। व्याख्या के अंदर जब तक खून और जोश ना जो वीर रस की कविता ना घुसेड़ दें तब तक हमारा जो है खून ही नहीं उबलता है। अब पता चला घुसेड़ने के चक्कर में कि भैया वहां पर जो है वो प्रसंग लिख रहे हैं या व्याख्या लिख रहे हैं, तब तक हमारी जगह खत्म हो गई। तो हम आंसर को खुला छोड़ के बोले उपसंहार की कोई जरूरत नहीं है, यह ब्रह्मांडीय प्रश्न है, यह उत्तर मैंने ऐसा लिखा है कि ब्रह्मांड इसमें समा गया है, मेरी भावनाओं को समझो। लेकिन एग्जामिनर इतना क्रूर है, बोला हम ना समझ रहे तुम्हारी भावनाओं को, तो उसी हिसाब से नील बटा सन्नाटा वो तुम्हें देके चला जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आंसर। अब क्या होता है, स्टूडेंट कहता है भाई सर इससे नहीं थामा जा रहा है, कोई नहीं थाम पाएगा इतने शब्द। मैं अभी नया नया हूं, मुझे अपने स्ट्रक्चर को बनाने से पहले सीधे यही मुझे दिया, यही मेथड दिया जाता है ना, यही आपको सिखाया जाता है, आपके टीचर ने सिखाया होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, यही तो है, यही है ना। यही सबसे बड़ी मौत है, क्योंकि हमारे यहां जो शिक्षा पद्धति है यह परंपरागत उत्तर लेखन कहलाता है। क्या कहलाती है, परंपरागत उत्तर लेखन, यानी कि जो कन्वेंशनल राइटिंग मैथोलॉजीज, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, इंस्टीट्यूशन में सिखाया जाता है, टीचर सिखाया जाता है। योर इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्याख्या बड़ी अच्छी होनी चाहिए, कंक्लूजन टू द पॉइंट होना चाहिए। अरे नया स्टूडेंट है, वो इतना लोड कहां ले पाएगा, तो तुरंत बन जाते हैं मोहब्बत के अमिताभ बच्चन। यह है बिगिनर स्टूडेंट का माइंडसेट, यह बिगिनर स्टूडेंट का माइंडसेट होता है, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। हाय, तो आप भी उसी में जो है परेशान होकर रह जाते। हमारे यहां संगीत, नई चीजों का कोई भी जो है वो इसके लिए दरवाजे गुरुकुल के बंद हो चुके हैं। तो आप उसी समाज से आए हो ना, या आपके टीचर जो वो आपका माइंडसेट बना के चले आए कि प्रसंग, व्याख्या और उपसंहार के साथ ही आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, नहीं तो गुरुकुल में आपकी कोई जगह नहीं है। लेकिन हम ठहरे नए लोग, हमें तो इनोवेशन करना है। और हम कौन है, हम ओजांकियंस थोड़ा सा दुनिया में कितनी है मोहब्बतें हैं, नफरतें और सबके दिलों में चाहते हैं, हम थोड़े से नए मेथड वाले हैं। हम शाहरुख खान हैं, ठीक है, हम परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन से थोड़ा सा दूर होकर नवाचार यानी इनोवेशन वाले हैं। यानी मेरी आंसर राइटिंग में थोड़ा सा नयापन होगा, थोड़ा सा संगीत होगा, नृत्य होगा, ये सारी चीजें होंगी। यानी कि वो न्यू मैथोलॉजीज जो आपको उस लोड यानी पैराग्राफियल लोड से बचाएगा। और आपको मैं बताऊंगा कि छोटे छोटे मैथड्स में अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हुए आप कैसे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है? तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा व्हाट आर द न्यू मेथड्स, कि आप सबसे पहले उत्तर लिखने के लिए कुछ पहले स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। और उस स्टेप्स में जब आप फॉलो करते हैं, हाउ टू जनरेट थॉट्स, हाउ टू अरेंज थॉट, हाउ टू राइट थॉट्स, देन गो फॉर दिस। लास्ट में जो है वो फिर जो है वो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये लास्ट में कर लेना जब मेंस में पहुंचना। लेकिन उससे पहले तो क्या है, हम जो है वो पुराने मेथड्स की
वायलिन बजा देंगे, ठीक है। तो हम जो है वो हम लोग जो नई पीढ़ी के लोग हैं, तो यहां पर हमारा सब कुछ चलेगा। डन है। तो अब हम लोग थोड़ा सा शाहरुख खान, हम वो जानते हैं, थोड़ा सा शाहरुख खान टाइप के जो है वहां पे थोड़ा सा स्टाइल में हम चलेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा मैथड्स। सो आज मैंने आपको बताया कि मिथ्स हमारे आंसर राइटिंग के क्या होते हैं। समराइज कर देता हूं एक बार फिर से ताकि आपको पढ़ता रहे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग? आर्ट के लिए 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, स्किल, प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो अगर आप, जैसे आज एक बच्चे का फोन आया मेरे पास कि सर वो टीना डाबी, उसके माता पिता जो है अधिकारी थे, तो इसलिए वो जो है वो आईएएस बनी, ठीक है। प्रथम प्रयास में मुझे भी टीना डाबी की तरह आईएएस बनना है। बड़ी बड़ी उसने बातें की मेरे से, तो मुझे डांटना पड़ गया उसको लास्ट में, ठीक है। तो मैंने अभी आपको जो बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि वो टीना डाबी थी इसलिए उसने अच्छा आंसर नहीं लिखा, उसने अच्छा आंसर लिखा इसलिए वो टीना डाबी के रूप में पहचानी गई। तो आपको भी अपनी पहचान इन 3 मेथड से बतानी पड़ेगी। दूसरा मैंने बताया था कि अगर आप बिगिनर है तो क्या मुझे आंसर राइटिंग करनी चाहिए, तो मैंने बताया आंसर राइटिंग का मकसद सिर्फ मेंस में आंसर लिखना नहीं होता है, वो आपकी डेली प्रैक्टिस में बहुत काम आती है। फिर दूसरा मिथ मैंने आपका तोड़ा कि आंसर राइटिंग क्यों जरूरी है। मैंने आपको बताया जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 1 महीने या 1.5 महीने में जाकर, 1 या 1.5 महीने में लास्ट में जाकर बड़ी सी पैसा देना पड़ता है, भाई मजबूरी होती है। 50-60 हजार रुपए न्यूनतम फीस है इस प्रोग्राम की, मिनिमम। आप आ जाना, कभी करोल बाग चले जाना, कहीं भी चले जाना, वहां पर ये मिनिमम फीस है, ठीक है, मिनिमम। और वहां पर क्या होता है, चूंकि अब दरवाजे बारात आ गई तो अब क्या करोगे, तो वही वाली हालत होती है। तो आपको अभी से मोटर एक्टिविटी सीखनी है, ये 1 या 2 महीने में स्टैब्लिश होने वाली चीज नहीं है, इसको आपको डे 1 से करना पड़ेगा। इसीलिए डू राइटिंग। दूसरा, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, आप बिलीव करिए और आंसर को हटा के राइटिंग शुरू कर दीजिए। 2 पेज डायरी के आप डेली लिखिए, अपने इमोशंस को लिखिए, डे कैसा रहा उस पे लिखिए। और इसके बाद मिथ 4 कि आंसर राइटिंग ऐसे की जाती है। आपका जो ये बहुत बड़ा सेगमेंट था, दैट इज स्ट्रक्चरल आंसर राइटिंग, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, याद रखिएगा। मेरे साथ ये जो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये बाद में आएगा, बहुत बाद में। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शाहरुख खान बनके और क्या करेंगे, मोहब्बतें फैलाएंगे और हम नए नए छोटे छोटे स्टाइल में हम जो है वो आंसर को कई हिस्सों में तोड़ेंगे और कई हिस्सों में तोड़कर एक एक हिस्से पे अपनी कमांड करेंगे। और लास्ट में फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कहेंगे, हम भी जो जाके कहेंगे परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन है। तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो चुका होगा। लेकिन मेरे साथ आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। डन। अच्छा, आपको लगता होगा उजांग सर इतनी बातें कर रहे हैं, इसमें सच्चाई कितनी है? अब जैसे मैं क्या हुआ, कई सीनियर स्टूडेंट मेरे पास आ जाते हैं, तो बातचीत होती है, मुझे ये आता, लक्ष्मीकांत सर मैं 4 बार पढ़ चुका हूं, अरे विपिन चंद्रा तो सर डे 1 से ही पढ़ के उसको खत्म कर दी थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती। मैं कई बार क्या होता है ना कि उनको पेन दे देता हूं, मैं कहता हूं पेन ये लो और इस पे ये वाले क्वेश्चन का आंसर लिख दो। तो ये तुमने भी देखा होगा, जब वो पेन में ले लेते हैं तो 36 तरह का मुंह बनाते हैं, ठीक है। ऐसे पेन ले लेंगे, ठीक है, 2 लाइन, फिर लिखेंगे, फिर उनको सामने टीचर बैठा हुआ, बड़ी बड़ी बातें तो कर गए, फिर उसको काटेंगे, फिर लिखेंगे। अब बड़ी देर तक घिसने के बाद एक ऐसा वाहियात आंसर लिख के लेकर आते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। और उस आंसर में भी मैं आपको बताऊंगा कि वही एक कहावत चलती, तीतर के 2 आगे तीतर और तीतर के 2 पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। तो क्या होता है, वो एक ही फैक्ट को घुमा घुमा के लिखते हैं, उनको लगता है बहुत अच्छा लिख रहे हैं, राइट। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें ये नहीं करना है। आज का जो पैटर्न है वो बहुत चेंज हो चुका है। आज मल्टी डायमेंशन अप्रोच यूपीएससी मांगता है। आपने भी इस चिड़िया का नाम सुना होगा, अंतर विषय ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो ये अंतर विषय ज्ञान आता कहां है? मैं इतनी बात दावे के साथ कहता हूं, यहां से तो बिल्कुल नहीं आता है, यहां से बिल्कुल नहीं आता है। आपको इसके लिए नई मैथोलॉजी सीखनी पड़ेगी। पहले इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के पॉइंट जनरेट करना सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे जाएंगे। तो डन रहेगा मेरे साथ। अब आगे के सफर में आपको मैं नोटिफाई करता रहूंगा, आप इसको जो है सीखेंगे। आज मैंने मिथ्स आपको बताया, अब इसके बाद में शुरू करूंगा कौन कौन से स्टेप्स होते हैं आंसर राइटिंग में, हमें कहां से जो है थॉट्स को कलेक्ट करना पड़ता है, इसकी स्किल सिखाऊंगा। इसीलिए मैंने कहा स्किल की क्लासेस है, डायरेक्टली आंसर करा देने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। डन है, ये करना है हमें, और हमें वहां नहीं, यहां पहुंच के, ठीक है, अपना जो है अच्छे से करना। और इसमें अभिमान मत रखिएगा। कई स्टूडेंट जो होते हैं वो राजकुमार को बड़ा फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जैसे उनसे कहो कि बेटा आंसर लिख लो, तो उनको ये लगता है कि अभी हम इतना पढ़ ले रहे हैं ना, जब जिस दिन हम कलम उठाएंगे उसी दिन इतिहास लिखेंगे। सबसे बड़ी गलती करता है तो वही है, सर हम जिस दिन आंसर लिखेंगे उस दिन इतिहास लिखा जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है। तो उनसे को बेटा आंसर लिख दो, तो बोले सर आंसर तो हम लिखेंगे लेकिन कलम भी हमारी होगी, जगह भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। तो मुझे पूछना पड़ता है, इसका मतलब तुम मेंस नहीं लिखोगे क्या?
क्योंकि भाई यहां कलम तुम्हारी हो सकती है लेकिन जगह और वक्त यूपीएससी का होता है। तो ध्यान रखिएगा, राजकुमार मत बनिए, फ्लेक्सिबल रहिए, नई नई चीजों को सीखिए और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ चलेंगे। मल्टी डायमेंशनल आज आंसर राइटिंग यूपीएससी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। डन है।